हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 क्लास का विज्ञान का जो दूसरा चैप्टर है वाटर जल, इस अध्याय को जो सो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा बताया जाएगा और आप जो सो वीडियो के माध्यम से जो सो कुछ ना कुछ ज़रूर सीख पाएंगे। और अगर आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेते हैं तब आपको इस अध्याय का एक एक प्रश्न आप खुद से बना लेंगे। तो वीडियो को कहीं स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चैप्टर को या शुरू करते हैं। देखिए, कहा जाता है जल। सबसे पहले चैप्टर का हेडिंग को समझिए, वाटर। वाटर इस अध्याय का नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इस अध्याय में जो सो हमें वाटर के बारे में ही बताया जाएगा, जल के बारे में ही बताया जाएगा। इस कारण से वाटर इस अध्याय का नाम रखा गया, क्योंकि वाटर हमारे जीवन के लिए एक वैल्यूएबल रिसोर्स है। ठीक है, तो वाटर को हमें किस प्रकार से यूज करना चाहिए और हमारे दैनिक जीवन में कहाँ अधिक उपयोग में आता है, कहाँ कम आता है और किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए, ये भी इस अध्याय के माध्यम से और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा, आपसे यही हमें रिक्वेस्ट है। चलिए देखते हैं। देखिए, कहा जाता है गर्मी का मौसम है, आपको आपके आसपास के जल स्रोत सूख गए हैं, पीने का पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है। पानी की कमी से आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? क्या आपका परिवार बिना पानी के खाना पकाना, कपड़ा धोना, बर्तन साफ करना आदि और स्नान जैसे कि कार्य कर पाएंगे? इनके अतिरिक्त और अन्य कौन कौन से कार्य हैं जिन्हें करने के लिए आपके परिवार को कठिनाई की सामना करना पड़ेगा? कहने का अर्थ है कि गर्मी का समय है और पानी जो सूखा हर जगह पड़ गया है। तो क्या पानी हमें जो सो पूरा दूरी से लाना हो रहा है, तो पानी से जो सो हमें बहुत कार्य करना पड़ता है। पीना पानी जो सो पीने के लिए, खाना बनाना, कपड़ा धोना, बाथरूम में यूज करना, बहुत अधिक जगह पर पानी का उपयोग आता है। तो क्या बिना पानी का ऐसा कर सकते हैं? नहीं। तो अब आगे देखते हैं क्या कहा जाता है। कहा जाता है अगले लंबे समय तक ऐसी स्थिति बनी रही तो क्या होगा? तब जो सो व्यक्ति जो सो पृथ्वी पर जो सो सूखा पड़ गया, ये जो सो घोषित करना होगा, क्योंकि उस स्थान पर सूखा पड़ जाने से व्यक्ति को बहुत ही जो सो मतलब क्या बोल सकते हैं, परेशानियां झेलनी पड़ती है। कहा जाता है दूरदर्शन के समाचार एवं समाचार पत्रों के समय समय पर विभिन्न स्थानों पर ऐसी घटना के समाचार देखने को और पढ़ने को मिलता है कि गर्मी के दिनों में वहाँ का पानी जो सो सूखा, जो तालाब होता है, कुआं होता है, जो चापाकल होते हैं, वो भी जो सो पानी देना बंद कर देते हैं। यानी कि सूखा पड़ जाने से जो भौम जल होता है, वह पृथ्वी का जो भौम जल है वह नीचे चला जाता है, जिसके कारण से वहाँ पानी नहीं मिल पाता है, लोगों को पीने लायक भी पानी नहीं मिल पाता है। और आप देख सकते हैं पेपर में किस प्रकार जो सो न्यूज आ रहा है, और टेलीविज़न जो हमारा दूरभाष होता है, उसमें भी जो सो दूरदर्शन जो होता है उसमें भी आप देखते होंगे। अभी तो टेक्निकल का ज़माना आ गया, मोबाइल का ज़माना, अभी भी आप देखते होंगे कि कहीं कहीं पानी की किल्लत कितना अधिक होता है। आगे कहा जाता है ऊपर दिए गए समाचार पत्र के कत, कतरान को देखकर और कतार में व्यक्ति लगे हुए हैं को देखकर आप अनुभव होगा। नीचे गए चित्र से पानी के उपयोग को समझने का प्रयास कीजिए कि देखिए पानी का उपयोग अच्छा से कहाँ किया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार जल का उपयोग किया जा रहा है। देखिए, कहा जाता है आइए पता करें कि हम दैनिक जीवन के क्रियाकलाप में कितने जल का उपयोग करते हैं। नीचे सूची बनाइए और क्रियाकलाप की सूची समझिएगा। कहा जाता है पीने में, ब्रश करने में, स्नान करने में, बर्तन साफ करने में, कपड़े धोने में, शौचालय में, फर्श साफ करने में और अन्य कार्य में। जैसे कि अन्य कार्य के अंदर और बहुत से कार्य आ जाते हैं, वहाँ जो हम पानी का उपयोग करते हैं, इस सूची का आप देख सकते हैं। ठीक है, और कितना कहाँ करते हैं आप लिखते जाएंगे इसमें। तो आप जो सो कॉपी में जो सो लिखते जाइए, आपको बेहतर होगा। ठीक है, और आप जैसे लिखेंगे तब आपको और जो सो प्रैक्टिस बढ़ता जाएगा। फिर आगे कहा जाता है इस क्रियाकलाप से अब आप जानेंगे कि प्रतिदिन आपके परिवार में लगभग कितना जल का उपयोग होता है। सही बात है कि अगर आप इस क्रियाकलाप को देखते हैं करके, तब जो सो आपके परिवार में, फैमिली में रोज़ कितना जल उपयोग होता है वे आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब कहा जाता है आइए जाने कि जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, कि जल जो है सो हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, समझिएगा। क्रियाकलाप 2,
कक्षा के छात्रों से पता कर विभिन्न उपयोगों हेतु जल के स्रोतों को सारणीबद्ध कीजिए। सारणी 1, सरिता जो सो चापाकल से लाती है, नहाने का जल कुआं से लाती है, पीने का जल चापाकल से लाती है, और नहाने का जो सो कुआं से लाती है, और कपड़ा धोने का भी कुआं से लाती है। तो इस प्रकार से और अन्य व्यक्ति हैं तो वो भी कहाँ कहाँ से लाते हैं उसे आप सूची में लिखते जाइएगा। कहा जाता है इस क्रियाकलाप से आपने जाना कि विभिन्न कार्य के लिए जल प्राप्त करने का स्रोत भिन्न भिन्न हो सकता है। सही बात है। जैसे तालाब, कुएं, चापाकल आदि सभी भूमिगत जल के उदाहरण हैं। हम सभी इन स्रोतों को लगातार जल निकालते रहते हैं। क्या ये खाली हो जाता है? हाँ, नहीं, हाँ। यदि हाँ तो इसमें पानी की आपूर्ति कैसे होती है? कहने का अर्थ ये बनता है कि जब हम कुआं से या चापाकल से कहीं से भी जो सो पानी बहुत अधिक मात्रा में निकाल देते हैं तो वहाँ पानी क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। तो फिर वहाँ पानी कहाँ से आता है उसी के बारे में फिर आगे समझिएगा। देखिए, कहा जाता है अब बताइए वर्षा का जल कहाँ जाता है? और वही वर्षा का जल जो सो फिर हमें उस कुआं, चापाकल जो भी है और जो पोखर होते हैं, डैम होते हैं, उसमें पानी जाके हमें मिल जाते हैं, भरते हैं वर्षा होने के बाद, और वही पानी फिर हम उपयोग करते हैं। कहा जाता है याद है आप लोग को बचपन की एक कविता, काले मेघा पानी तो बरसात रे, पानी तो बरसात रे, यानी कि आप पढ़े होंगे काले मेघा पानी दे। ये जो सो कविता आप जरूर पढ़े होंगे। तो उस कविता में क्या कहा जाता है समझिएगा। कहा जाता है वर्षा से ही इन शब्दों में भारी पानी भरता है। सही बात है। और इसलिए वर्षा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वर्षा नहीं होगा तो फिर कुआं हो गया, फिर तालाब हो गया, नदियाँ होगी, तो वहाँ फिर हमें पानी नहीं मिल पाएगा। ठीक है। और नदी नाले सूख जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी का दो तिहाई भाग जल से घिरा हुआ है? सही बात है। पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है, और इस जल का अधिकांश भाग समुद्र और महासागरों में है। एक और जल लवण होने के कारण या पीने अन्य घरेलू कार्यों, कृषि तथा उद्योगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उचित नहीं है। दूसरी ओर नदी, झील, तालाब जल आपूर्ति के लिए महासागरों पर निर्भर है। सही बात है। जो लवण जो जल में पाए जाते हैं, जो समुद्री जल होते हैं, वह जल जो सो ना खेती में आप उपयोग कर सकते हैं, ना पीने के लिए उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें लवण का मात्रा, नमक का मात्रा अधिक पाया जाता है। तो हम खास करके किस पर उपयोग, हम लोग जो सो नदी पर, कुआं पर, और फिर वर्षा जल पर, चापाकल पर, ये सब पर हम लोग ज़्यादा निर्भर हैं। अब देखिए, कहा जाता है फिर भी इन स्रोतों का जल खारा नहीं होता है। कारण समझने के लिए एक क्रियाकलाप कीजिए कि नदियाँ, झील और कुएं का जल जो है सो खारा क्यों नहीं होता है। इसके लिए क्रियाकलाप समझिएगा। कहा जाता है चौड़े मुंह वाले एक जार लीजिए, और इसमें छोटे छोटे पत्थर को डालिए। इसके बाद बालू की परत देकर मिट्टी तब तक डालिए जब तक वह जार आधा भर ना जाए। ठीक है। तब तक डालना है जब तक वह जार आधा भर ना जाए। अब आगे कहा जाता है अब इस मिट्टी में छोटे छोटे पौधे लगा दीजिए। ठीक है। और पानी जो सो पटाइए। अब इसके ढक्कन को कसकर आप बंद कर दीजिए। ठीक है। बंद कर दीजिए। आगे फिर देखिए क्या कहा जाता है। कहा जाता है इस जार को कुछ दिन तक धूप में रखकर प्रतिदिन अवलोकन करके नीचे की सारणी में अब बताइए क्या होगा कि वह जो सो जार में जो समझिएगा। उपरांत में क्या हुआ? उपरांत क्रियाकलाप प्राकृतिक एक छोटे पौधे अत्यंत महत्वपूर्ण क्रिया का संकेत देता है, या जल चक्र का प्रारूप है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। अगर आप छोटा सा एक्सपेरिमेंट यहाँ करके जब देख रहे हैं तो एनवायरनमेंट में भी तो यही होगा। जैसे कि जो इस कांच का या जो इस प्रकार का डब्बा है इसमें हुआ, तो एनवायरनमेंट में भी जो सो वही क्रियाकलाप लागू होता है, वही नियम लागू होता है। कहा जाता है जल चक्र, वाटर साइकिल। जल चक्र पृथ्वी पर उपलब्ध जल का एक रूप है। सही बात है। जो कि वर्षा होना, और वर्षा होने के बाद जो सो वाष्प बन के जल, फिर बादल बनना, और फिर वर्षा होना, यही तो जल चक्र है। फिर आगे कहा जाता है दूसरे में परिवर्तन होने और एक भंडार से दूसरे भंडार का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करने को
चक्रीय प्रक्रिया कहते हैं। इसमें कुल जल की मात्रा का क्षय नहीं होता है, बस रूप परिवर्तन और स्थान परिवर्तन होता है। आप लोग ने गौर किया होगा कि धूप में सूखते कपड़े से सूखने की प्रक्रिया क्या है। देखिए जल चक्र क्या है समझिएगा कि जैसे कि क्या होता है कि गर्मी के मौसम में जो सो समुद्र, झील, नदियाँ, वहाँ से जो सो तालाब से पानी वाष्प बन के ऊपर जाता है और वाष्प बन के वही बादल बनता है और फिर वही बादल हो सकता है दूसरे स्थान पर चल जाता है और वह बादल वहाँ जाके बरस जाता है। तो क्या हुआ, यह साइकिल हो गया, यानी कि फिर पानी जो सो यहाँ से वाष्प बन के ऊपर गया और फिर वही पानी बरस गया। तो ये एक तरह से साइकिल चलते रहता है, इसी कारण से इसे जल चक्र कह देते हैं। ठीक है, कहा जाता है आप कपड़े सूखने का जो सो प्रक्रिया देखा होगा। कहा जाता है आपने कभी खाना बनाते समय खाने से जल को वाष्पित भाप बनकर उड़ते देखा होगा। क्या नमक भी पानी के साथ वाष्पित होता है? सही बात है, नमक को और पानी को आप मिला के गर्म कीजिएगा तो पानी वाष्पित हो जाता है। नहीं, जल वाष्पित होता है तथा नमक शेष रह जाता है। सही बात है, जल जो सो वाष्प हो जाता है और शेष उसमें जो जल होता है वह रह जाता है, नमक रह जाता है और जल वाष्प हो जाता है। ठीक है, जब आप एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तब आपको वही मिलेगा। कहा जाता है इस अनुभव से यह समझ सकते हैं कि गर्म करने पर जल वाष्प में परिवर्तन हो जाता है, जबकि नमक लवण वाष्पित नहीं होता है। आप देखिए, कहा जाता है आप अपने दैनिक जीवन में जल वाष्पन की प्रक्रिया से परिचित होंगे। सड़कों, खेतों तथा छतों तथा अन्य जमीन क्षेत्रों में जल वाष्प में परिवर्तन होता रहता है और वाष्प के लिए जल को उष्मा कहाँ से मिलती है। लेकिन वाष्प, देखिए अब एक टॉपिक और आ गया कि वाष्प के लिए जो जल वाष्प होता है उसके लिए उष्मा कहाँ से मिलता है जल को, तो ऐसा बात नहीं है। आप अगले अध्याय आगे की कक्षा में पढ़ेंगे कि जो सो किस प्रकार उसे उष्मा मिलता है। लेकिन मुझे नॉलेज है, मुझे जानकारी है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या होता है कि वहाँ जो वाष्प होता है अलग होता है। आप बोलेंगे कि जल का जो सो टेम्परेचर 100 डिग्री पर वाष्प बनता है, ठीक है, बनने लगता है। लेकिन आप बोलेंगे कि धूप के जो टेम्परेचर होता है उससे ही वाष्प क्यों बनने लगता है, जल वाष्प बन के क्यों जाता है। तो क्या होता है कि जो पानी का लेयर होता है, जैसे कि ये तालाब है, ठीक है, या झील है, इसका लेयर जो सो ऊपर का लेयर पूरा गर्म हो जाता है, ठीक है, गर्मी के दिनों में। और ये इतना गर्म हो जाता है कि ये जो सो अणु जो इसके कण होते हैं, जो नीचे जल होते हैं, उसे ये साथ छोड़ देते हैं, ठीक है, और साथ छोड़ देते हैं, जिसके कारण से ये वाष्प होके ऊपर जाने लगते हैं और वाष्प बन के फिर बादल बन जाते हैं इस कारण से। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको आगे कक्षा में पढ़ाया जाएगा कि, और हमारे जो सो चैनल पर जो सो क्या बोल सकते हैं, प्लेलिस्ट में ऑल वीडियो दिया हुआ है, आप एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिएगा। क्योंकि देखिए क्लास 6 में जब तक हैं आप तब तक वहाँ से ठीक है, लेकिन क्लास 7, 8, 9, 10 में जाएंगे तो हमारे प्लेलिस्ट में एक एक टॉपिक को इसी प्रकार से बताया गया है। तो आप वहाँ से जाके देखेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि किस प्रकार से जो सो जल वाष्प होता है और जल वाष्प बन के ऊपर क्यों जाता है। तो आप एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए, ठीक। देखिए प्लेलिस्ट देखने के लिए आप हमारे किसी भी वीडियो से आके जो सो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो देखिए प्लेलिस्ट चेक करने के लिए हमारा चैनल का, आपको किसी भी प्रकार का वीडियो आया है हमारा चैनल का रिलेटेड, तो आप यहाँ जो सो क्या कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा चैनल पे जो है स्टडी टाइम ये जो सो खुल गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ आपको स्टडी टाइम लिखाते हुए दिख रहा होगा। अब आगे क्या करते हैं, देखिए यहाँ आता है आपको वीडियो, देखिए वीडियो है, शॉर्ट्स है, होम पेज है और यहाँ पोस्ट है और यहाँ आपको एक दिख रहा होगा प्लेलिस्ट। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा प्लेलिस्ट पर आना है, ठीक है। देखिए प्लेलिस्ट पर आइएगा आप, और प्लेलिस्ट पर आके आप क्या कीजिएगा, देख सकते हैं आप क्लास 7 का साइंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरा अध्याय का, फिर उसका आंसर का, क्वेश्चन आंसर का बना हुआ है। फिर इसी प्रकार क्लास 8 का, फिर क्लास 8 का क्वेश्चन आंसर का विज्ञान का है। फिर आप देख सकते हैं क्लास 8 का हिंदी का है, और इस प्रकार क्लास 6, 7 सबका जो सो प्लेलिस्ट यहाँ बना हुआ है। और आप किसी भी प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा, देखिए इस प्लेलिस्ट को ओपन करते हैं तो इसमें जो सो आपको पूरा सीरियल बाय सीरियल सभी अध्याय के जो सो वीडियो आपको मिलते चले जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ से आप अगर देखते आके तो आपको भी सुविधा होगा और आपको कहीं और जाने का जो सो ज़रूरत नहीं पड़ेगा और वीडियो में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये क्लास 8 का साइंस का है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रश्न उत्तर का पूरा वीडियो जो है सो सीरीज बाय सीरीज यहाँ डला हुआ है प्लेलिस्ट में।
तो आप प्ले लिस्ट को आकर एक बार ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखिए कहा जाता है दो क्रियाकलाप करने को कहा जाता है। दो एक जैसी प्लेट लीजिए, एक प्लेट को धूप में और दूसरे को छाया में स्थान में रख दीजिए, ठीक है। दो प्लेट लेने को कहा जा रहा है, एक धूप में और एक छाया में रख दीजिए। कहा जाता है दोनों प्लेटों में बराबर मात्रा में जल भरिए, ठीक है। जल को मापने के लिए बोतल से ढक्कन का उपयोग कर सकते हैं या किसी चीज़ का भी उपयोग कर सकते हैं। कहा जाता है प्रत्येक आधे घंटे में दोनों प्लेट का अवलोकन कीजिए, ठीक है। दोनों प्लेट का अवलोकन कीजिए, जो धूप में रखे और जो छाया में रखे हुए हैं। किस प्लेट में जल की विलुप्त होने की मात्रा अधिक है? धूप में रखी प्लेट का जल जल्दी जल्दी घटने लगता है। सही बात है, क्योंकि धूप में रखा गया है तो जल का टेम्परेचर बढ़ रहा है और वह वाष्प होके ऊपर जा रहा है, ठीक है। फिर दिन के समय सूर्य का किरण महासागरों, नदियों, झीलों तथा तालाबों में भरे जल पर पड़ती है और इसके फलस्वरूप इन सभी जल नियंत्रण वाष्पन से परिवर्तन होता रहता है और इस जल से घुले लवण शेष रह जाता है और जल के वाष्प की यह क्रिया धीमी होती है और इस क्रियाकलाप से हमने देखा कि छाया में रखे प्लेट की पानी भी वाष्प होती है, परंतु अधिक समय लेता है। वही दूसरी ओर सूर्य के प्रकाश से होने वाला वाष्प तेजी से होता है और कम समय लगता है। कहने का अर्थ ये बनता है, दो थाली जो रखा गया था पानी, जिसमें एक धूप में और एक छाया में, तो धूप वाला जल्दी वाष्प हो रहा था। ऐसा बात नहीं कि छाया वाला वाष्प नहीं हो रहा था, लेकिन धूप वाला जो है सो छाया वाला की अपेक्षा में जल्दी वाष्प हो रहा था और छाया वाला भी वाष्प हो रहा था। क्योंकि अब पूछेंगे आप कि छाया वाला वाष्प कैसे हो रहा था, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि इन्वायरमेंट जो है सो सूखा पड़ा है। जैसे आप देखेंगे, समझिएगा एक बात को, जैसे पानी है उसे आप धूप में ना भी रखते तो भी सूख जाता है। कैसे? क्योंकि जो उसका एटमॉस्फेयर होता है, जो वो वायु के कण होते हैं, उसमें जो सो पूरा सूखा पड़ा होता है और वही जल को जो सो धीरे धीरे जो आके उड़ा के लेते जाता है और वह जो सो जैसे कि उसके वायु के कण में पूरा गर्म होता है, एक तरह से आप समझ सकते हैं, तो वह जो सो जल को उड़ा के धीरे धीरे ले जाता है। इसी कारण से छाया का भी जल जो सो वाष्प होता है। अब आपको एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, कहता है जल से भरी बाल्टी में हम जल की क्षति बहुत कम देखते हैं, क्यों? देखिए, ये जो सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, आप एक प्लेट लीजिए, ठीक है, समझिएगा, एक प्लेट है और एक आपको पास ये गिलास है। अब दोनों को जो सो आप धूप में रखेंगे तो किसमें सबसे पहले जो सो पानी में रखना है इसमें, तो पानी सबसे पहले किसमें जल्दी वाष्प होगा? इससे वाष्प होगा। आप प्लेट से ही बोलेंगे हाँ, लेकिन क्यों? देखिए, प्लेट से इसलिए वाष्प होगा क्योंकि इसका सरफेस एरिया यानी कि इसका क्षेत्रफल अधिक है। इसमें धूप जो पड़ रहा है, सूर्य का प्रकाश जो पड़ रहा है, इस पूरे एरिया पर पड़ रहा है, लेकिन जो गिलास में पड़ रहा है बस इतना ही एरिया में पड़ रहा है। तो इतना कम एरिया है ये और ये अधिक एरिया है, तो इसमें धूप अधिक पड़ रहा है तो जल वाष्प अधिक जल्दी होगा और इसमें भी होगा, लेकिन इसके अपेक्षा धीरे होगा, ठीक है। क्योंकि इसके अपेक्षा हमें देखा गया इसी के रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है, इसी कारण से, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या कहा जाता है। छाया में रखे जल को वाष्प हेतु ऊष्मा कहाँ से मिल रही है? ये बात आपको पूछ लिया गया, लेकिन समझिए, मैं आपको बताया हूँ, लेकिन और यहाँ बेहतर बताया जा रहा है, वो भी समझिएगा। दिन के समय हमारे घरों की वायु सूर्य के प्रकाश के कारण गर्म हो जाता है। सही बात, जो आपको हमने बताया कि वायु में जो गर्मी आ जाती है और जो छाया में रखे जल को वाष्पित करने के लिए ऊष्मा प्रदान कर देती है। और आप गर्मी के दिनों में घने पेड़ की छाया में बैठते हैं तो वहाँ हमें शीतलता मिलती है। क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ये बात जो सो आप ध्यान में लीजिएगा कि गर्मी के दिनों में आप पेड़ के नीचे बैठते हैं तो वहाँ हमें शीतलता मिलती है। क्यों मिलती है ये समझिएगा। कहा जाता है क्या पेड़ पौधे पानी छोड़ते हैं जिससे हमें गर्मी कम लगता है? तो ऐसा बात नहीं है। समझिएगा क्या होता है। क्या पेड़ पौधे से भी हमसे भी जल की क्षति होती है? पेड़ पौधे द्वारा जल की क्षति समझिएगा। हमारी तरह पौधे भी अपना भोजन बनाने के लिए पानी की उपयोग करते हैं। जल की कुछ मात्रा विमुक्त भागों में सुरक्षित रहते हैं तथा शेष जल वाष्पोत्सर्जित द्वारा जल वाष्प के रूप में वायु में मुक्त कर देते हैं, ठीक है। और वायु में जल वाष्प तथा संघनन
के प्रक्रम द्वारा प्रवेश करता है और क्या यह जल सदा के लिए लुप्त हो जाता है? नदी नहीं, यह हमें पुनः वर्षा के रूप में मिलता है। जो पेड़ पौधे भी जल को वाष्प के रूप में यानी कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जो करके जो सुबह जल को त्याग देते हैं अपने शरीर से, वह भी जल जो सो वेस्ट नहीं जाता है, वह वाष्प बन के ऊपर चला जाता है और वह बादल बन जाता है और फिर वह बरस के हमें जलते रहता है, यानी कि रिसाइकल होते रहता है। ठीक है, यह चक्र चलते रहता है। अब अगला क्रियाकलाप है 5वां क्रियाकलाप, समझिएगा। आइए बादल से खेलें। ठीक है, देखिए बादल से खेलने को कहा जा रहा है। कहा जाता है एक जार में गर्म जल लीजिए, जार का ढक्कन उलटकर उसके मुख पर रख दीजिए। फिर आगे कहा जाता है जार के ढक्कन के ऊपर बर्फ के टुकड़े रख दीजिए और थोड़ी देर रुक कर जार को देखिए। कहा जाता है आपने क्या देखा? क्या इस क्रियाकलाप में बादल जैसी कुछ प्रतीत हो रहा है? ढक्कन खोलने पर बादल जैसा बाहर निकलता दिखाई देता है। ऐसा वाष्प एवं संघनन के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण क्या होता है? वाष्प और संघनन के कारण होता है बादल का प्रारूप। अब देखिए अगला फिर क्रियाकलाप कहा जाता है एक गिलास को पानी से आधा भरिए, उसकी बाहरी दीवारों को कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लीजिए, उसमें बर्फ़ के कुछ टुकड़े डाल दीजिए। ठीक है, और कहा जाता है कुछ समय बाद देखेंगे कि गिलास के बाहरी सतह पर जल की छोटी छोटी बूंदें प्रकट हो जाती है। क्यों? जैसे कि एक गिलास में बर्फ़ लेंगे आप देखिए गिलास में बर्फ़ की बात दूर के, लेकिन आप ये समझिएगा जब आप कोल्ड ड्रिंक का बोतल लेते हैं, ठीक है, शीशे का हो या किसी प्रकार का भी बोतल होता है प्लास्टिक का, तो आप जब हाथ में लेते हैं तो आपको भींगा हुआ महसूस होता है। लेकिन ऐसा थोड़ा कि वह पानी डाल के उस पर रखता है, हम ये सोच लेते हैं कि ये हो सकता है यह लीक हो गया, लेकिन लीक भी नहीं होता क्योंकि उसका सील नहीं टूटा होता है बोतल का। तो समझिएगा कि कैसे वह ऊपर से गीला हो जाता है। कैसे हो जाता है? जैसे ही उसे जो सो फ्रिज से बाहर निकाला जाता है तो इन्वायरमेंट में जो हमारा क्या बोल सकते हैं जो कण होते हैं ना जल का, वह तुरंत ही उसमें अटैच हो जाते हैं, सट जाते हैं और वह तुरंत उसमें सट के जो सो ठंडा होने लगते हैं और वह ठंडा हो जाते हैं। तो वही जो जल वाष्प होता है वायु में, वह ठंडा होकर जो सो वहीं रह जाता है और वही छोटे छोटे बूंद हमें दिखाई देता है। और जब उसे हम हाथ में लेते तो हमें लगता है कि ऐसा किया जो सो गिल्ला है। ठीक है, ऐसा आप जो सो कभी देखे होंगे, कभी क्या आप हमेशा देखते होंगे जब आप कोल्ड ड्रिंक ऐसे पीते होंगे तब। ठीक है, अब कहा जाता है वर्षा युक्त गिलास की बाहरी सतह बाहर की हवा को ठंडा कर देता है और जल वाष्प गिलास की सतह से संघनित हो जाता है। सही बात है, वही बात जो आपको मैंने बताया, यहाँ साइंस की भाषा में लिखा हुआ और मैंने आपको अपने भाषा में बताया। और जल से पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वाष्प लाने के संघनन प्रक्रम की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, यह महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब आगे कहा जाता है या वर्षा क्या है? जैसे जैसे वायु ऊपर उठती जाती है ठंडी होती जाती है। सही बात है, कुछ दूर ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जल वाष्प संघनित हो जाती है। संघनित का अर्थ समझिएगा कि जम जाना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आपके जो हाई क्लास जाएंगे आप, वहाँ भी आपको ये बात पढ़ना होगा। छोटी छोटी जल की बूंदें जिन्हें जल कणिका कहते हैं में परिवर्तन हो जाती है और यह जल कणिका जो वायु में तैरती है हमें बादल के रूप में दिखाई देती है। सही बात है, जो छोटे छोटे जल की बूंदें जो जाके संघनित जम जाती है वही तो हमें बादल के रूप में दिखाई देती है। आगे कहा जाता है बर्फयुक्त जल से भरे गिलास को अगर कुछ देर कमरे के ताप पर छोड़ देते हैं तो गिलास के आसपास पानी नजर आएगा। ये छोटे छोटे जल कणिकाएं मिलकर एक बड़े माप की जल बूंदें बनाती है और इस प्रकार वायु में कुछ जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वे नीचे की ओर गिरने लगती है और इस गिरती बूंद को वर्षा कर देते हैं। तो आप समझ लिए होंगे वर्षा का प्रोसेस क्या है, कि वर्षा किस प्रकार से होता है। ठीक है,
आपने कभी ओले गिरते हुए देखा है? विशेष विशेष परिस्थिति में यह ओले संघनित वर्षा कहलाते हैं। इस प्रकार वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वायु में चला जाता है और बादल बनता है और वर्षा ओले तथा हिम के रूप में जल पुनः धरती पर वापस आता है। और बादल बनने की यह प्रक्रिया सबसे अधिक समुद्र या महासागर से होता है, जो संघनित हो जाता है, बर्फ के रूप में बन जाता है और ओले के रूप में बरसता है। ये समुद्री जल ज़्यादा होता है। ठीक है, ये बताया जा रहा है आपको। अब कहा जाता है पुनः महासागर की ओर चलें। ठीक है, पुनः महासागर की ओर चलना है। प्रायः समस्त भूपृष्ठ महासागरों के जल से ऊंचा है। सही बात है, भूपृष्ठ जो सो जल सागरों से ऊंचा है और अंततः महासागर में वापस चला जाता है और यह अलग अलग ढंग से होता है। देखिएगा जल चक्र किस प्रकार से है। देखिएगा जल चक्र किस प्रकार से, इस प्रकार से वाष्प बन के ऊपर जाता है और फिर जो है सो देखिए वाष्प बन के ऊपर जा रहा है और फिर जो है सो या नीचे आ रहा है। तो यही तो हुआ, यानी कि साइकिल है। ऊपर वर्षा बन के गया और फिर वर्षा बादल बनकर जो है सो नीचे बरस गया। अब देखिए कहा जाता है पर्वत पर गिरा बर्फ पिघलकर जल बन जाता है और यह जल पर्वत से होते हुए नदी, झरना आदि में गिरता है और वर्षा के कुछ पानी भूमि द्वारा सोख लिए जाते हैं और कुछ मिट्टी में लुप्त हो जाता है और यह पानी हमें भौम जल के रूप में मिलता है। अब देखिए भौम जल के रूप में कौन सा पानी मिलता है? कुछ पानी जो होता है ज़मीन खुद को सोख लेता है जब वर्षा होता है तो, और कुछ मिट्टी में मिल जाते हैं और वही जल जो सो बच जाता है और वही भौम जल का रूप ले लेता है और वही भौम जल वही तो बनता ही है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और वही भौम जल जो है सो फिर पीने लायक जल हो जाता है और भौम जल को ही जो हम लोग पीते हैं, या चापाकल का बोरिंग हो या कुआं हो या कहीं से भी जो हम पानी लाते हैं तो वह भौम जल ही होता है। ठीक है, आगे कहा जाता है कुआं चापानलों में जल कहाँ से आता है? यह भौम जल हर जगह एक एक समान होता है। ठीक है, ऐसी भूमि जहाँ वनस्पति कम हो, वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे कम हो, वहाँ वर्षा का जल शीघ्र बह जाता है और ऐसी भूमि में जल का रिसाव बहुत कम होता है और इस कारण भौम जल का स्तर बहुत नीचे गिर जाता है। जिस इलाका में जंगल नहीं होता है उस इलाका में भौम जल आप देखेंगे नीचे गिर जाता है, क्योंकि वहाँ जल रह नहीं पाता है, समतल रहता है तो वह पानी तुरंत निकल जाता है, नदी में तुरंत मिल के आगे चला जाता है। लेकिन अगर आप देखेंगे जंगली इलाका में, वहाँ भौम जल जो है सो अधिक मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ जल जो सो ठहर जाता है और वह फिर रिस के नीचे जाने लगता है और वह जल नीचे जाने के बाद फिर जब अगर लोग चापाकल या कुआं बनाते हैं तो वही जल जो सो गड्ढा करने के बाद हमें मिल जाता है। कहा जाता है क्या है जल चक्र? हमने यह जाना कि भूमि की सतह का जल जो नदियों, झीलों, मिट्टी, महासागरों में वापस पहुंच जाता है, जल के इस प्रकार चक्र करते हैं और इसे जल चक्र हम कह देते हैं। ठीक है, अब आगे कहा जाता है यदि भारी वर्षा हो तो हमारे देश में ज़्यादातर वर्षा मानसून जुलाई और दिसंबर में होती है। संसार में कुछ भागों में साल भर भी वर्षा होती रहती है। संसार के अगर कुछ पूरा वर्ल्ड में देखा जाए तो कुछ जगह पर हमेशा वर्षा होती रहती है। जैसे कि एक हमारा है मेघालय में भी मेघालय राज्य है। इसका नाम मेघालय है। मेघा का घर रखा गया, यानी कि मेघा यानी कि बादल का घर। इस प्रकार से होता है ना, हम लोग पढ़ते थे कविता में काले मेघा पानी दे, वही अर्थ है। तो मेघालय इसलिए जो से उसका नाम रखा गया ये बताया जाता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। आगे फिर देखिए कहा जाता है आप लोग जानते होंगे कि गर्मी के दिनों में वर्षा रहना प्रदान करती है और फसल की बूंदें राहत प्रदान करती है और फसलों की खेती में भी इसकी क्या अहम भूमिका है। परंतु यदि भारी वर्षा हो तो यह बाढ़ का रूप भी ले सकती है। इससे जनजीवन अस्त व्यस्त भी हो सकता है। यानी कि वर्षा हो लेकिन लिमिट में हो। ठीक है, जल ना हो वो भी लिमिट में हो। ठीक है, अगर पूरा तरह से सूखा पड़ जाता है वो भी गलत बात है और बहुत ज़्यादा बारिश हो जाता है वो भी गलत है। यानी कि मीडियम में, सब कुछ मीडियम में चाहिए। ठीक है, पृथ्वी पर। अब आगे देखिए कहा जाता है यदि काफ़ी समय तक वर्षा ना हो तो
क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि किसी क्षेत्र में अधिक समय तक वर्षा ना हो तो क्या होगा? समझिएगा। कहा जाता है वर्षा पुराना पुराना या दोहा आज सच होगा। ये दोहा है, ठीक है, रहीम का दोहा है, ये आप याद रखिएगा। होता है, दिखाई देता है। जब ज़्यादा दिनों तक पानी बारिश ना हो तो वायुमंडल गर्म हो जाता है और जिससे कारण तालाब, झरना आदि सूखने लगता है और सुखाड़, जिसे हम सुखाड़ कह देते हैं, यानी कि वर्षा नहीं होगा तो सुखाड़ पड़ गया। सीधा अर्थ यही होता है, क्योंकि वहाँ का जो वायुमंडल है वह जो सो पूरा तरह से सूखा पड़ जाता है और सूखा पड़ने से जो जल भी होता है, कहीं कहीं बचा हुआ जल, वह भी सूख के खत्म हो जाता है, ठीक है, अगर वर्षा नहीं हो तो। कहा जाता है क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूखा प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोग की किन किन कठिनाइयों का सामना करना होगा? तो बहुत कठिनाई है जो कि अभी आपको आगे बताया जाएगा। देखिए, कहा जाता है इस परिस्थिति में पशुओं और पेड़ों का क्या होता है? आपने अभिभावकों से अथवा समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में पढ़ा होगा। पढ़कर इसके बारे में पता लगाने का प्रयास कीजिए। हम सभी अब समझ सकते हैं कि वर्षा की अधिकतर और न्यूनतम दोनों की हानिकारक है। अगर अधिक वर्षा भी है तो वह भी दिक्कत है और कम भी है, दोनों भी दिक्कत, यानी कि मीडियम में होना बहुत ही आवश्यक होता है। हमें इन परिस्थितियों से निपटने के लिए कुछ तैयारियां करनी चाहिए। खास तौर पर पीने योग्य पानी का संरक्षण सबसे जो सो आवश्यक है। कहने का अर्थ है कि जो वर्षा का जल होता है उसे जो सो अगर हम भौम जल के रूप में नहीं रख पाते हैं तो हमें पीने के जल के लिए भी जो सो बहुत परेशानी, कठिनाइयाँ उठानी पड़ती है। तो हम कम से कम पीने का जल जो है सो वह भी हम बचा के रख सकते हैं अगर कुछ हम तैयारी करते हैं वर्षा के जल के लिए। तो कहा जाता है, आपने सुना होगा जल ही जीवन है, इसलिए यह आवश्यक है कि जल का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए, ठीक है। और जल का उपयोग अगर आप बुद्धिहीन तरीके से करते हैं तब आप जो है सो एक मतलब विपदा की ओर एक कदम और रोज़ बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो जल का उपयोग अधिक नहीं करना चाहिए, जहाँ जितना लगे उतना ही करना चाहिए, ठीक है। जल की अब आगे वर्षा संरक्षण, यानी कि वर्षा की जो जल होती है उसका संरक्षण कैसे करते हैं वो समझिएगा। जल की उपलब्धता में वृद्धि करने का एक सरल उपाय वर्षा जल को संग्रहित करना भी है। हमारे आसपास वर्षा का जल बहकर बर्बाद हो जाता है। अतः इस जल को घरों में वापस लाने के लिए हमें अत्यधिक प्रयास करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। क्या होती है? अत्यधिक प्रयास करने की आवश्यकता होती है। अब वर्षा जल संरक्षण का तकनीक देखिए। छत के ऊपर वर्षा जल संग्रह, भवनों की छत पर एकत्रित जल को पाइपलाइनों के माध्यम से भंडारण टैंक में पाइपों द्वारा पहुंचाया जाता है। इस जल का उपयोग पूर्व छानकर जो आवश्यक होता है, जब जरूरी पड़ता है तब फिर उसे छान कर रख कर पिया भी जाता है। फिर आगे कहा जाता है इस वर्षा जल को भौम जल की पुनः पूर्ति के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ जल को जो सो संरक्षण करके, यहाँ बारिश हो रहा है और यहाँ टंकी में पानी जो सो सब बह के जा रहा है, तो यह पानी जो सो क्या हुआ, सेफ रह गया, ठीक है। अब अगला आता है खुले जगहों में वर्षा जल। देखिए इस प्रणाली में रिसने वाला गड्ढा बनाकर जो सो निकली नदी द्वारा वर्षा जल को भौम जल का स्तर बढ़ने के काम में लाया जाता है। झारखंड में आमतौर पर 1213 किलोमीटर बारिश होती है। इसमें से 20% पानी की संरक्षण हो पाती है और शेष वर्षा जल उर्वरक मिट्टी के साथ लेकर बह जाती है। इस कारण राज्य सरकार ने गांवों में डोभा का निर्माण के माध्यम से जल संरक्षण का कार्य किया, ठीक है। और जल संरक्षण जब से हुआ है तब से जो सो गाँव में जो सो सूखा नहीं पड़ता है। और इस प्रकार इस अध्याय जो सो समाप्त होता है। अगर आपको समझ में आ गया होगा तब आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आता है तो आप लाइक नहीं कीजिएगा। आपसे सीधा यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाने में बहुत ही मेहनत किया है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिर आपको मिलते हैं नए वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद।